ओके बच्चों, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि कि आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की लेंथ जिस पॉइंट पे एक सेकंड का एंगल सब्सटेंड करेगी। जो नए बच्चे हैं अभी अभी 11th में आए हैं, एक सेकंड भी एंगल होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे मैथ में तो समझ आएगा कि एक सेकंड जो एक सेकंड का एंगल होता है, ठीक है। जिन लोगों को, जो लोग खाली बायो है जिनके पास, वो लोग सुन लेंगे, एक सेकंड भी एंगल होता है। आई थिंक सो ये बात 11th में ही आती है, 10th में। एक सेकंड भी एंगल होता है, ठीक है। तो जैसे आपका 30 डिग्री 45 डिग्री होता है ना, ऐसे एक सेकंड भी एंगल ही होता है एक तरह का। बस इतना समझो और ज्यादा नहीं समझना इससे, कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का की लेंथ या डिस्टेंस जिस पॉइंट पे एक सेकंड का एंगल फ्रेम करेगी, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, पार्सेक। और पार्सेक जो होती है वो सबसे बड़ी यूनिट होती है, लार्जेस्ट। लिख लिया ना, इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट है डिस्टेंस की, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, पार्सेक को हम ऐसे डिनोट करते हैं, पूरा लिखते हैं पार्सेक को। तो वन पार्सेक होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, या फिर वन पार्सेक आपका 3.26 लाइट ईयर के भी इक्वल होता है, ठीक है। 3.26 लाइट ईयर के भी इक्वल होता है आपका वन पार्सेक। मैं समझाता हूं। मान लो जैसे हमने एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस ले लिया। अब ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस जिस पॉइंट पे एक डिग्री का एंगल, ओ सॉरी, एक डिग्री नहीं बच्चों, डिग्री नहीं, सेकेंड, एक सेकंड, और सेकंड को डबल डैश से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, डबल डैश से, ठीक है। डबल डैश से, इतना ही समझो, ठीक है ना। मिनट को सिंगल डैश से, 1 मिनट भी जो आपके टाइम है ना, सेकंड मिनट, ये एंगल भी होता है एक तरह का। तो मिनट को सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को डबल डैश से, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस, मान लो ए बी कह दो, जिस पॉइंट पे, यानी कि ओ पॉइंट पे मान लो इस डिस्टेंस ने एक सेकंड का एंगल बनाया, तो ये जो आपका डिस्टेंस हो गया बच्चों, ये रेडियस की तरह हो गई ना। मान लो अगर मैं पूरा सर्कल बनाऊंगा, मान लो अगर मैं चारों तरफ बना देता हूं पूरे बोर्ड पे, तो एक सर्कल की तरह बन जाएगा। तो इसका मतलब ये एक आर्क हो गई, और ये आपका है ना, ये आपका सेंटर हो गया उस सर्कल का, तो ये रेडियस हो जाएगा। तो इसी रेडियस को, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इसी डिस्टेंस को हम पार्सेक कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्सेक। इसको क्या लो, चाहे इसको क्या लो, ये आपका कितना हो जाएगा, 1 पार्सेक के इक्वल हो जाएगा। गॉट इट। बना लो, इसको बना लो। अब बच्चों वो ना कई बार पूछ देता है आपसे कि पार्सेक, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में सबसे बड़ी, मतलब सब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक और लाइट ईयर में सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, छोटी कौन सी है। बना लिया इसको, बना लिया ना। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, छोटी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है इसके लिए, प्ला। क्या ट्रिक याद रखनी है आपको इसके लिए, प्ला, ठीक है। प्ला ट्रिक याद रखनी है। प्ला मतलब पार्सेक। पार्सेक तो बच्चों सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आपका 1 पार्सेक सबसे बड़ा होगा, उसके बाद 1 लाइट ईयर उससे छोटा, फिर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उससे छोटा। ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, इसे भी स्टार पॉइंट बनाकर लिख लो। 1 पार्सेक सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा लाइट ईयर, फिर उससे छोटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बच्चों कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो। जो आपका पार्सेक है वो 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर था, 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद लाइट ईयर आता है, लाइट ईयर 10 की पावर 15 मीटर, 10 की पावर 15 आ रहा है। और उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसमें 10 की पावर खाली 11 आ रहा है। तो सबसे बड़ा इसका मतलब पार्सेक हो गया, जिसमें 10 की पावर 16 मीटर आ रहा है। ओके ओके बच्चा, गॉट इट, आई होप सो, है ना। इस चैप्टर में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, बेसिक चैप्टर है और लोग इसे शॉर्ट में पढ़ा देते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता कई बार। तो मैं इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ाऊंगा ताकि आपको जो है इसके बारे में ध्यान रहे, है ना। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एरियाज।
प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एरियाज। तो बच्चों एरियाज को भी मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स बनाई गई हैं, ठीक है। जैसे कि वन बार्न, ये वन बार्न जो होता है वो 10⁻28 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। उसके बाद 1 एकड़ जो होता है वो 4047 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। और उसके बाद 1 हेक्टेयर, जो जनरली आती है ना, जिनके बारे में सुना है वही मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी होती है वैसे तो, सारी नहीं लिखवा रहा। 1 हेक्टेयर होता है वो 10⁻4 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। दीज आर सम कॉमन यूनिट्स ऑफ एरिया। मैं लिखवा इस चैप्टर में रहा हूँ ताकि आपके पास बेसिक पढ़ा रहे हमेशा, ठीक है। कभी भी आपको ये सब देखना हो तो इस चैप्टर में आके देख लो, लिख लो, इसको भी लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज practical units for measuring large mass। practical units for measuring large mass। practical units for measuring large mass, ठीक है। तो लार्ज मास, बहुत बड़े मास को नापने के लिए क्या कौन कौन सी यूनिट होती है, ठीक है। तो बच्चों 1 टन, ये 1 टन किसके इक्वल होता है? 1000 केजी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1000 केजी के। उसके बाद 1 क्विंटल जो होता है वो 100 केजी के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद 1 स्लग आपका 14.57 केजी के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद 1 पाउंड आपका 0.4536 केजी के इक्वल होता है, 0.4536 केजी के इक्वल होता है। और उसके बाद बच्चों एक और यूनिट आती है चंद्रशेखर लिमिट। क्या है ये? चंद्रशेखर लिमिट, ये साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है। इसे शॉर्ट में CSL भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये चंद्रशेखर लिमिट जो होती है वो बच्चों ये यूनिट पता कितनी होती है? 1.4 टाइम्स होती है, 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। ये चंद्रशेखर लिमिट किसके इक्वल होती है? 1.4 गुना 1.4 गुना 1.4 टाइम्स सन के मास के मुकाबले, इतनी बड़ी यूनिट होती है। तो बच्चों स्टार पॉइंट बनाकर लिख लो कि CSL चंद्रशेखर लिमिट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मास। CSL इज लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मास। ओके, गॉट इट बच्चों। नाउ द नेक्स्ट इज practical units for measuring very small mass, very small, बहुत ही छोटा, very small mass। practical units for measuring very small mass। तो इसमें आता है सबसे पहले जो यूनिट आती है, एक ही पढ़नी है, इसमें एक ही पढ़ेंगे बच्चों, एक ही पढ़नी है हमें, एटॉमिक मास यूनिट। काफी सारी होती है जो काम की है, जो काम आएंगी फिजिक्स में, वही पढ़ा रहा हूँ। एटॉमिक मास यूनिट फिजिक्स में नहीं तो केमिस्ट्री में कहीं पे काम आ जाएगी, तो कहीं भी कोई भी टीचर बता देगा, मैं ही बता दूंगा तो काम आ जाएगी, भला हो जाएगा भैया, है ना। तो बच्चों एटॉमिक मास यूनिट को हम AMU या U से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? U से। एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग यूनिफाइड मास भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? यूनिफाइड मास। जो U है ना, वो U जो है वो यूनिफाइड मास कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट को, इसलिए उसे स्मॉल u से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। AMU या U सेम चीज है, एटॉमिक मास यूनिट की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो AMU, तो एटॉमिक लिखोगे, लिखोगे इसमें इट इज द 1/12 of the mass of 1 atom
वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप, तुम ये मत लिखो यार वरना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, कार्बन 12 आइसोटोप। तो बच्चों देखो मैं रिपीट कर दूं, इट इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप फर्स्ट ऑफ। तो बच्चों कितना छोटा हो गया, देखो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कितने आइसोटोप्स होते हैं 3, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, क्या होते हैं आइसोटोप्स, तो वो आप फिर दोबारा से वहां जाकर पढ़ो 10th में। 3 आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ठीक है, पता होगा ना यार, सेम मास नंबर है ना, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, याद है ना कुछ आइसोटोप, ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है, हाँ वही वही, ठीक है। तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये 3 आइसोटोप होते हैं कार्बन के। तो बच्चों जो कार्बन 12 आपका आइसोटोप है वो मोस्ट जनरल आइसोटोप होता है, हम उसे जब भी स्टडी करते हैं कार्बन के आइसोटोप को, मतलब जब भी यूज में लेते हैं तो वो अगर कुछ नहीं बोला तो कार्बन 12 होता है। तो उस कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 मास, उस कार्बन एक देखो एक एटम ले लिया हमने कार्बन 12 आइसोटोप का, एक एटम खाली, और उस एटम का भी जितना मास है उसका 1/12 मास आपका एएमयू के इक्वल होता है, ठीक है। फिर से बोलता हूं, एक एटम हमने कार्बन 12 आइसोटोप का ले लिया और उसका 1/12 मास किया, वो 1/12 मास जो होता है वो एएमयू के इक्वल होता है, समझ आ रही है मेरी बात। तो मैं लिखता हूं यहां पे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास जो होता है वो 1/12 होता है, वो 1/12 होता है मास ऑफ, 1/12 होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ओके। लिख लो इसको, लिख लो भाई, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम। तो टाइम मेजर करने के लिए क्या होती है, तो सोलर ईयर या फिर इसे हम सिंपल ईयर भी कहते हैं, सोलर ईयर या ईयर। तो बच्चों आज से आप जब भी आपसे कोई पूछे कि एक साल में कितने दिन होते हैं या एक सोलर ईयर एक ईयर सेम बात है, तो एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आप बताओगे 365.25 डेज, कितने दिन होते हैं एक साल में, 365.25 डेज। क्यों 25? क्योंकि बच्चों हम जब यही 25 चार बारी मिलता है तो आपका जो 4th ईयर होता है वो लीप ईयर होता है, मेरी बात समझ आ रही है। यही 25 1/4 मिलके अगर जब आप 3 से भाई चौथे साल में लीप ईयर में आपके 366 दिन बनते हैं, वो आखिर एक दिन कैसे आता है पूरा, वो एक दिन कैसे आता है, तो बच्चों ऐसे आता है कि ये जब 0.25 4 सालों तक मिलेंगे तब आपके चौथे साल में वो पूरा का पूरा एक दिन बन जाएगा, मेरी बात समझ आ रही है। और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो इतना ध्यान रखना कि आज से जब आप साइंस स्टूडेंट बन गए हो, ठीक है, या जो लोग पहले भी देख रहे हैं वैसे तो पता होगा, ठीक है ना, बेसिक है ये सब। 1 सोलर ईयर में 365.25 डेज होते हैं, 1 सोलर ईयर मतलब 1 ईयर सिंपल, ठीक है। बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं बच्चों, कुछ भी जल्दबाजी नहीं कर रहा, सब पढ़ाऊंगा, ठीक है, बस पढ़ते रहो। नेक्स्ट इज सोलर डे, सोलर डे या फिर जिसे आप सिंपली डे भी कहते हो। तो ये तो आपको पता ही है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, गॉट इट, ठीक है, लिख लो। उसके बाद आता है अगला,
उसके बाद 2 लिखवा दी, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों लूना, यस 2 हो गई ना। उसके बाद बच्चों अगले है लूनार मंथ। लूनार मंथ तो लिखो इट इज, इसमें लिखो जरा लूनार मंथ में लिखो, इट इज द टाइम, इट इज द टाइम टेकन बाय, इट इज द टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। इट इज द टाइम टेकन बाय, इट इज द टाइम टेकन बाय मून, इट इज द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ। मून को अर्थ का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लूनार मंथ कहते हैं। तो बच्चों जो लूनार, तो हमारा जो मून होता है ना, अर्थ का जो मून है वो अर्थ का एक राउंड रिपीट करने में, एक चक्कर लगाने में, ठीक है, एक चक्कर लगाने में 27.3 डे लेता है, ठीक है, 27.3 डे लेता है। 0.3 का मतलब दिन का थोड़ा सा हिस्सा, मतलब अगले दिन का थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है। तो जो लूनार मंथ होता है, 1 लूनार मंथ वो 27.3 डेज के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 27.3 डेज के इक्वल होता है। ओके, लिख लो। नेक्स्ट इज शेक, नेक्स्ट इज शेक। तो ये बच्चों लिखो, इसमें जरा लिखो, इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। तो बच्चों जो 1 शेक होता है वो 10 की पावर -8 सेकेंड, 10 की पावर -8 सेकेंड के इक्वल होता है, 10 की पावर -8 सेकेंड के इक्वल होता है। बच्चों ये 1 शेक जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी किसकी, टाइम की, और ये 10 की पावर -8 सेकेंड के इक्वल होता है। बच्चों ये कहाँ यूज होगा, देखो जब मैं आपको 12th में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में 10 की पावर -8 सेकेंड में क्या हो जाना चाहिए, फॉल ऑफ हो जाना चाहिए, उसमें गिर जाना चाहिए, ठीक है, और एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए। तो वहां पर ये शेक जो है कई बार टीचर यूज कर देते हैं, वैसे तो नहीं यूज करते ज्यादातर लोग, पर हो सकता है कोई यूज करते। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 शेक जो होता है वो 10 की पावर -8 सेकेंड के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। तो आज की इस लेक्चर में इतने, बाकी अगले लेक्चर में हम लोग साइंटिफिक नोटेशन वगैरह शुरू करेंगे, और उसके बाद अगला जो है मुद्दा इस चैप्टर का आ जाएगा, दैट इज डायमेंशन, ठीक है। तो आई होप सो आपको पसंद आ रही होंगी वीडियो, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों पढ़ते रहो और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।